नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, यदि आप JSSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या कोई अन्य एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने वैसे ही क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, तो आप ये सभी प्रश्नों को एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से देखें। और ये मैं जो ये प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ, जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट है ना, ये हम लोग का जो अभी चल रहा है ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। दोस्तों, इसके थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जितने भी JSSC के एग्ज़ाम्स में जनरल साइंस के पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसका भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। वहाँ भी मैं प्रीवियस ईयर PYQ के नाम से प्लेलिस्ट है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप जा करके वो सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप उससे आपको पता लगेगा कि JSSC के एग्ज़ाम्स में किस तरह के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वो देख लेंगे जितना भी क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कौन सा जो अंग है वो श्वसन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हम लोग देखेंगे ये क्या है, श्वसनी है ना, श्वसनी, डायफ्राम हो गया, ये श्वास नली, ये सब श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हो गया, लेकिन ये जो बोमन संपुट है, बोमन संपुट, ये श्वसन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं। तो आपका यहाँ पर देखेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि श्वसन शारीरिक अंग जो है वो श्वसन की क्रिया में भाग नहीं लेता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा B। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, आप इसे देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको एकदम 100% याद ही रखना है। देखिए कहता है जैव विकास की अवधारणा किससे संबंधित है, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स डार्विन। क्या होगा चार्ल्स डार्विन, इसे आप याद रखेंगे दोस्तों, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग का नया ये जो अगला क्वेश्चन होगा, देखिए कहता है यदि पादप के जाइलम को यांत्रिक अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादप का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जाइलम को अगर हम लोग अवरुद्ध कर देंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि पेड़ पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप जाइलम का काम समझिए। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे में 2 तरह का संवहन ऊतक होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। यहाँ पर जाइलम का बात बोला गया है। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है वो पेड़ पौधे में जल और खनिज लवण का संवहन करता है। जड़ जो है जल का और खनिज लवण का अवशोषण करता है। उस जल और खनिज लवण को ये जो है जाइलम वो पेड़ के यानी पेड़ में जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पेड़ पौधे में जल का संवहन कौन करता है, जल और खनिज लवण का, तो वो होता है जाइलम, ठीक है। अगर जाइलम को अवरुद्ध कर देंगे तो पेड़ पौधे में जल की पूर्ति और खनिज लवण की पूर्ति होना मतलब असंभव हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। यानी ये कार्य जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा, पेड़ पौधे में जल और खनिज लवण की कमी हो जाएगी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जल और विलेयों का अधिगमन बाधित हो जाएगा। जल और विलेयों का अधिगमन क्या होगा, बाधित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है वो जो अंग दिए हुए हैं, हम लोग जो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो इसमें जो अंग आते हैं वो उनका जो है वो
किस तरह से काम है उसको हम लोग को ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले किसका काम होगा, उसके बाद किसका काम होता है, उसके बाद फिर इसी तरह हम लोग को सजाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हम लोग का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये सबसे पहले वृक है ना, वृक, उसके बाद गविनी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा मूत्राशय, उसके बाद क्या होगा मूत्रमार्ग, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग का जो मतलब हम लोग जो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो उसमें जो अंग काम करते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो वृक हो गया, गविनी हो गया, मूत्राशय हो गया और मूत्रमार्ग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जितने भी पार्ट्स हैं वो काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो है वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर कहता है त्वचीय, हाँ ठीक है, यहाँ देखिए त्वचीय श्वसन, यहाँ पर खाली स्थान होता है। दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन में वो कुछ जीवों का नाम, मतलब जीव के बारे में बोला गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा जीव यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन में, कौन सा जीव जो है वो त्वचा से श्वास लेते हैं। मतलब कहने का मतलब श्वसन की क्रिया जो है वो त्वचा से होता है, ठीक है। श्वसन की क्रिया कहाँ से होता है, त्वचा से होता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हम लोग के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है, मनुष्य जो श्वसन की क्रिया करते हैं वो श्वसन की क्रिया किससे होती है, वो फेफड़े से होती है, ठीक है। मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है, फेफड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य में श्वसन अंग कौन है, फेफड़ा है। तो इसी तरह हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर कि पूछ रहा है कि त्वचा से श्वसन की क्रिया कौन करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अगर हम लोग देखें तो पक्षियों में श्वसन अंग जो है वो फेफड़ा ही होता है। जिस तरह मनुष्य में होता है ना, उसी तरह पक्षियों में श्वसन अंग फेफड़ा होता है। ये आपका क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी तो अभी आप जाने, इंसानों में फेफड़ा होता है। उसके बाद देखिए मछलियों में जो होता है वो श्वसन अंग आप जानते होंगे, गलफड़ा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में गिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिल, ठीक है। तो मछलियों का श्वसन अगर अंग पूछा जाए आपसे तो क्या बताना है, गलफड़ा या गिल, ठीक है। देखिए केचुआ जो है दोस्तों, यहाँ केचुआ, ठीक है, केचुआ जो है ये श्वसन की क्रिया अपने त्वचा से करते हैं। श्वसन की क्रिया किससे करते हैं, अपने त्वचा से करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, केचुआ, ठीक है। केचुआ आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग जानते हैं डीएनए जो है, डीएनए जो है यही जो है एक तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है। और डीएनए में भी क्या होता है, इसका मेन जो इकाई होती है, ठीक है, मेन, ठीक है। तो डीएनए जो है उसका भी जो मेन इकाई होती है उसको हम लोग जीन बोलते हैं, जीन। यानी डीएनए का जो मेन मूल रूप से जो पार्ट काम करता है ये मैसेज वगैरह कैरी करने के लिए, यानी कि कहने का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो गुण पहुंचाने के लिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण पहुंचाने के लिए, तो ये क्या है दोस्तों, ये है जीन, ठीक है। तो ये डीएनए के अंदर होता है जीन, आपको याद रखना है, ठीक है। और यही जो है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर के लिए जो है वो नियंत्रित पूरा करता है सेल के अंदर। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका जीन, ठीक है, क्या होगा, जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं, खाली स्थान है, से कोनों पर मोटी हो जाती है, ठीक है। तो किससे यहाँ पर जो है कोलेनकाइमा की कोशिकाएं जो है वो कोनों पर मोटी हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज और पैक्टिन, सेलुलोज और पैक्टिन। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। कहने का मतलब है दोस्तों
पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित कौन सी विज्ञान की शाखा है, ठीक है, या चिकित्सा की शाखा है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रोलॉजी। क्या होगा? एंड्रोलॉजी। ठीक है, क्या होगा? एंड्रोलॉजी। आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन करता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा करके देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने एग्ज़ाम भी दिया होगा तो आपको तो मालूम ही होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। कहने का मतलब द्रव की बूंदें जो है दोस्तों वो न्यूनतम क्षेत्र घेरना चाहता है, एकदम न्यूनतम क्षेत्र, इसीलिए वो जो होता है वो गोल हो जाता है। द्रव की बूंदें आप देखते हैं जब गिरते समय गोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल कम से कम क्षेत्र जो है वो घेरता है ना। तो ये जो प्रवृत्ति है वो किसके कारण, द्रव की बूंदें न्यूनतम क्षेत्र घेरती है, ये किस गुण के कारण घेरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। क्या होगा? पृष्ठ तनाव। आप इसे याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव आप याद रखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? यानी कहने का मतलब है दोस्तों, यदि आप रेफ्रिजरेटर में कोई खाद्य पदार्थ रख रहे हैं, उसे अगर सुरक्षित रखना है तो वहाँ रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान कितना होना चाहिए? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। यदि आप रेफ्रिजरेटर में कुछ खाने पीने का सामान रख रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या है आपका क्वेश्चन? रूम टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। रूम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार जे थॉमसन, किनके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। आप इसे याद रखेंगे। और दोस्तों आप जे थॉमसन से रिलेटेड ये भी याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो आपको बताना है जे थॉमसन। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, कैथोड किरण जो है इसका प्रयोग पहली बार जे थॉमसन ने किए थे। और इलेक्ट्रॉन का खोज अगर पूछे तो भी आपको जे थॉमसन ही बताना है। ठीक है, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाने वाला कौन है? यहाँ ऑप्शन में देखिए धातु, दूसरा ऑप्शन नंबर बी निष्क्रिय, सी नंबर में अधातु लिखा हुआ है, 4 में लिखा हुआ है उपधातु। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि तीनों अवस्था में पाए जाने वाला कौन होता है? अधातु होता है। कौन होता है? अधातु, जिसको हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। अधातु आप देखेंगे कि ठोस में भी मिलेगा, द्रव में भी मिलेगा और गैस में भी मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक ऐसा धातु का नाम आपको बताना है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है ऑप्शन और आपको बताना है कि न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सीजियम। क्या होगा? सीजियम। आप इसे याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इनमें से किसे जो है ना ही तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही तो नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो पढ़े होंगे, उसमें कहा जाता है कि ऊर्जा को ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही तो उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल उसके रूप को हम लोग बदल सकते हैं, केवल उसके रूप को हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे है कि अगर हम लोग जैसे बैटरी को टॉर्च में डाल करके अगर जलाते हैं तो उस बैटरी में जो होता है केमिकल एनर्जी होता है। क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है, और वो जब जलता है, ठीक है, तो किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ऊर्जा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, ऊर्जा जो है वो उसका नाश हम लोग नहीं कर पाए, केवल उसका रूप को हम लोग चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट होगा। और आपको ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का ये कथन भी याद रखना है। क्या याद रखना है? ऊर्जा को ना ही तो बनाया जा सकता है, ना ही तो इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इसके रूप को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए, यानी वेग अगर हम लोग फिक्स कर दें और अब हम लोग क्या करें, उसका जो यानी जो ध्वनि तरंग है उसका आवृत्ति को बढ़ाएं, वेग फिक्स करके ध्वनि तरंग की आवृत्ति को बढ़ाया जाए, तो इसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों अगर हम लोग किसी भी ध्वनि तरंग का वेग को अगर हम लोग फिक्स कर दें और उसका अगर हम लोग आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो उसका तरंगदैर्ध्य जो है वो घटेगा। उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? इसकी तरंगदैर्ध्य में कमी होगी। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट होगा। आपका आंसर जो है ये करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसी वस्तुएं जो खुद से लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी। नॉन ल्यूमिनस बॉडी मतलब जो अपने आप लाइट नहीं बना सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि चांद, कहने का मतलब क्या है? मून। मून क्या है? ये ल्यूमिनस बॉडी है या नॉन ल्यूमिनस बॉडी है? ठीक है, तो देखिए ल्यूमिनस बॉडी हम लोग उसको बोलते हैं जो अपने से लाइट को प्रोड्यूस करे, है ना, अपने से लाइट को प्रोड्यूस करे। जैसे हम लोग देखेंगे सन से लाइट बन रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा ल्यूमिनस बॉडी। स्टार, है ना, तारे, ये हो जाएंगे ल्यूमिनस बॉडी। लेकिन चांद जो है इसका अपना लाइट नहीं है। चांद जो चमकता है वो सूर्य के लाइट से ही चमकता है। सूर्य के लाइट के कारण ही ये जो हम लोग का मून जो है वो चमकता है। तो चांद के पास अपना लाइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ल्यूमिनस बॉडी क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ल्यूमिनस बॉडी जो अपने से लाइट को प्रोड्यूस कर सके और नॉन ल्यूमिनस जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका आंसर होगा कि अगर हम लोग खुद से प्रकाश देखेंगे कि कोई वस्तु अगर खुद से प्रकाश नहीं उत्पन्न कर पा रहा है तो उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? दोस्तों धातुओं की, अगर एक धातु ले लिए हम लोग और उसको हम लोग चादर के रूप में पीट करके उसको क्या बना दिए? चादर के रूप में, शीट के रूप में उसको फैला दिए, तो ये गुण क्या कहलाता है? ये गुण कहलाता है दोस्तों आघात वर्धनीयता। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। ठीक है, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर शीट के रूप में अगर हम लोग उसको फैला सकें तो उसे हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है कि धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण
धातु को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये गुण को हम लोग बोलते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं? तन्यता। ठीक है, आप याद रखेंगे कि खींच करके तार के रूप में बनाने की जो गुण है उसे हम लोग तन्यता बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। देखिए हमारा एक अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है? द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई द्रव है, अगर वो ठोस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि पानी है, पानी देखते हैं उसको अगर हम लोग ठोस में ले आते हैं यानी उसको जमा देते हैं तो क्या हो जाता है? वो बर्फ बन जाता है। ठीक है, तो ठोस हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्रव को ठोस के रूप में ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं दोस्तों हिमीकरण। क्या बोलते हैं इसे? हिमीकरण। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? कहने का मतलब आपको सीधा मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूँ कि वह कौन सी नलिका है जो ब्लड को हृदय से लेकर के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती है। ये कौन सी नलिका है? दोस्तों हम लोग जानते हैं हमारे शरीर के अंदर ब्लड को फ्लो करने के लिए मूल रूप से दो नलिकाएं हैं। एक जो है वो कहलाता है धमनी और दूसरा कहलाता है शिरा। धमनी और शिरा में क्या अंतर है आप ये समझ लीजिए। धमनी जो है वो हृदय से ब्लड को लेकर के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है और शिरा क्या करती है? हमारा जो शिरा का काम है वो शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को कलेक्ट करके और फिर ये वापस लेकर के आती है। ठीक है, यानी कि शरीर से हृदय से ले जाने का काम हमारा धमनी है। ठीक है, और शरीर से कलेक्ट करके लाना शिरा का काम होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धमनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? धमनी, क्योंकि हृदय से जा रहा है ब्लड। ठीक है, तो ये धमनी होगा। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है या अशुद्ध रक्त? तो आपको याद रखना है ध्वनि, ये यहाँ पर ध्वनि नहीं है दोस्तों, धमनी है। ठीक है, धमनी में जो है दोस्तों वो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त इसमें है क्या? तो दोस्तों जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त को बोलते हैं अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो इतना बात जो है आप इस क्वेश्चन से आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए और ये सभी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसे आप रिवाइज में रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही अच्छा ढंग से उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।